हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समायरा नॉलेज हब। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यूनिट नंबर 1। इसमें आज हम बात करेंगे कुछ कंटेंट टॉपिक्स के बारे में जो इस यूनिट के अंदर है। तो कौन कौन से कंटेंट है इसके अंदर? डेफिनेशंस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड थ्योरीज, एजेंसी थ्योरीज, स्टेयरडर थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी, रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी, मैनेजरियल हेगेमोनी थ्योरी, मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कौटिल्य अर्थशास्त्र एंड इट्स रिलेवेंट्स गवर्नेंस। तो ये है टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इन यूनिट 1 में। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो फर्स्ट है इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डेफिनेशन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस बाय विच अ कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, अल्टीमेटली लीडिंग टू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड स्टेक होल्डर ट्रस्ट। तो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा रूल्स और प्रैक्टिसेस होता है कंपनी के अंदर जिसे जो कंपनी के अंदर कंट्रोल किया जाता है अकाउंटेबिलिटी को, ताकि ट्रांसपेरेंसी कंपनी के अंदर बनी रहे, फेयरनेस बनी रहे और जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है वो भी बनी रहे। ठीक है, ताकि हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहेगी और स्टेक होल्डर्स का जो ट्रस्ट है वो भी कंपनी के ऊपर बना रहेगा। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक रूल्स होता है या प्रैक्टिसेस होती है सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट है प्रोटेक्टिंग शेयर होल्डर इंटरेस्ट। तो बेसिकली अगर आपके कंपनी के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आपका गवर्नेंस रहेगा, रूल्स रेगुलेशन रहेगा, तो उससे शेयर होल्डर का जो ट्रस्ट है वो बना रहेगा। इंश्योर रिस्पॉन्सिबल यूजिंग ऑफ रिसोर्स और प्रोटेक्टिंग शेयर होल्डर वैल्यूज़। ठीक है, सेकेंड वन इज प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहेगा तो आपकी कंपनी के अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, जिससे आपको डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प मिलेगी। थर्ड वन इज़ इंकरेजिंग एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। अगर आपके कंपनी के अंदर रूल्स रेगुलेशन परफेक्ट रहेंगे तो आपके बिजनेस के अंदर कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं हो पाएंगी। ठीक है, जो क्या करती है प्रमोटिंग, अगर एथिकल बिजनेस रहेगा तो आपका प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, प्रिवेंटिंग अनएथिकल बिहेवियर। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, इन्हांसिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो इससे आपकी कंपनी और बिजनेस का लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बना रहेगा। ठीक है, फोरकास्टिंग एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, मैनेजिंग रिस्क एंड ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन। लास्ट पॉइंट इज बिल्डिंग स्टेक होल्डर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन बिजनेस। ठीक है, तो उनका ट्रस्ट भी मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स एंड प्रैक्टिस अगर कंपनी के अंदर अच्छा रहेगा तो उनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बना हुआ रहेगा कंपनी के अंदर। फॉस्टरिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस थ्रू ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग एंड एथिकल बिहेवियर। सो ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नाउ मूव ऑन टू प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, तो फर्स्ट प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योरिंग डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन एंड एक्शन, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फर्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। तो ये इंश्योर करते हैं जो डायरेक्टर और मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? अकाउंटेबिलिटी के लिए, डिसीजन और एक्शंस के लिए, ताकि प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे कंपनी के अंदर। सेकंड इज ट्रांसपेरेंसी, प्रोवाइडिंग स्टेक होल्डर्स विथ एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टू फैसिलिटेट इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड बिल्ड ट्रस्ट। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि आपको बिजनेस के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें टाइम टू टाइम जो है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस, टाइमली एक्यूरेट डिसीजन आपको देने होंगे स्टेक होल्डर्स को, ताकि उनका ट्रस्ट बना रहे और इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। थर्ड इज फेयरनेस, इंश्योरिंग इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर, प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस एंड प्रमोटिंग अ फेयर एंड इंक्लूसिव कल्चर। तो आपको जो है बिजनेस के अंदर अपने स्टेक होल्डर को इक्वल ट्रीट करना है। ये नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेक होल्डर को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, दूसरे को नहीं। तो इस तरह नहीं होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको इक्वल ट्रीटमेंट करनी है स्टेक होल्डर्स की, जिससे जो है आप क्या है फेयर और इंक्लूसिव कल्चर बनाए रखेंगे बिजनेस के अंदर।
Fourth, responsibility. Director and management acting in the best interest and of an organization, prioritizing long term sustainability and ethical behavior. जो डायरेक्टर है और मैनेजमेंट है वो अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के और एथिकल बिहेवियर के ऊपर उनका रिस्पॉन्सिबल है कि वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बिजनेस के अंदर बनाए रखें. लास्ट इज एथिकल बिहेवियर. अडॉप्टिंग एंड प्रमोटिंग एथिकल स्टैंडर्ड, प्रिवेंटिंग अनएथिकल बिहेवियर एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव रेपुटेशन. तो ये भी एक प्रिंसिपल है कि जो बिजनेस के अंदर है एथिकल स्टैंडर्ड बनाए रखें ताकि अनएथिकल बिहेवियर को दूर करा जा सके और पॉजिटिव रेपुटेशन बनाए रखे इन द इकोनॉमिक और इन द कंट्री. ओके, तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या रिलेशनशिप है? द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वन ऑफ द म्यूचुअल इन्फ्लुएंस एंड अकाउंटेबिलिटी. फर्स्ट है मैनेजमेंट रोल इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. मैनेजमेंट का क्या रोल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में? फर्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग गवर्नेंस पॉलिसीज. तो बेसिकली मैनेजमेंट का फर्स्ट रोल है कि वो इम्प्लीमेंट करता है गवर्नेंस पॉलिसीज़ को. ठीक है, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द गवर्नेंस पॉलिसी एंड डिसीजन मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ठीक है, सेकेंड इज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन. जो मैनेजमेंट है उसका क्या रोल है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को. ओके, तो मैनेजमेंट प्रोवाइड्स द बोर्ड विथ एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन टू फैसिलिटेट इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग. Third one is executing strategic planning. Management is responsible for executing the strategic plans and decision made by the board. तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्लान्स बनाए हैं उन्हें एग्जीक्यूट किया जाए थ्रू द मैनेजमेंट. ठीक है, अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस रोल्स इन मैनेजमेंट. अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या रोल है मैनेजमेंट में? तो फर्स्ट है सेटिंग स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन. The board of directors set the strategic direction and oversees management implementations of that strategy. तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड करे किसको? मैनेजमेंट को, ताकि वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके कोई भी रूल्स या पॉलिसीज़ को. ठीक है, सेकेंड इज ओवरसाइट एंड मॉनिटरिंग. जो भी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये रोल है कि वो ओवरसाइट यानी मॉनिटर करते रहे मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को, कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो मेंटेन करके रख रहे हैं इन द बिजनेस. थर्ड इज इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट परफॉर्मेंस. द बोर्ड इवैल्यूएट्स मैनेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग मैनेजमेंट कॉम्पनसेशन, प्रमोशन एंड टर्मिनेशन. तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ये उसका ये रोल है कि थर्ड की इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट परफॉर्मेंस की जो मैनेजमेंट है उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र करना कि वो किस तरह डिसीजन जो है वो ले रहे हैं कंपनसेशन से रिगार्डिंग प्रमोशन किसी एम्प्लॉय का या टर्मिनेट करने का किसी भी मैनेजमेंट एम्प्लॉय का. तो उनकी परफॉर्मेंस पे मॉनिटर करते रहना कि और साथ में इवैल्यूएट करना कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, ना बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव रिलेशनशिप. अब बेनिफिट्स क्या है अगर रिलेशनशिप इफेक्टिव रहेंगी तो? फर्स्ट इज इम्प्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी. अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट में अच्छा रिलेशनशिप रहेगा तो जो है अकाउंटेबिलिटी वो इम्प्रूव्ड हो जाएगी, क्योंकि इससे इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी बिजनेस के अंदर. सेकेंड इज बेटर डिसीजन मेकिंग. The boards provide strategic guidance while management provides operational expertise leading to better decision making. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो मैनेजमेंट है वो दोनों मिलकर अच्छे से वर्क करेंगे तो इससे डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा. इससे जो गाइडेंस है मैनेजमेंट को वो अच्छे से मिल पाएगी और जो मैनेजमेंट वो अच्छे से ऑपरेशनल वर्क कर पाएगा, जिससे डिसीजन मेकिंग में काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, third is enhanced trust. A strong relationship between management and corporate governance foster trust among stakeholders including investor, employees and customer. अगर दोनों बोथ्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा रिलेशनशिप रहेगा तो इससे क्या होगा कि ट्रस्ट जो है स्टेक होल्डर का वो भी इंक्रीज़ होगा और साथ साथ इन्वेस्टर्स को भी ये नॉलेज रहेगी कि इस कंपनी की जो है रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है. तो इससे कस्टमर को भी इफेक्ट पड़ेगा, उनके ट्रस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा और एम्प्लॉयज़ भी अच्छा रिस्पॉन्स देंगे इन द बिजनेस. अब चैलेंजेस क्या है इफेक्टिव रिलेशनशिप को मैनेज करने में?
First is balancing power, ensuring that power is balanced between the board and management is to prevent dominance by either party. तो दोनों के पावर को, मैनेजमेंट की और साथ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पावर को बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर किसी सिंगल पार्टी के ऊपर ज़्यादा पावर रही तो। ठीक है। सेकेंड इज मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मैनेज करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इंश्योरिंग दैट इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रीली बिटवीन द बोर्ड एंड मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। ठीक है। थर्ड इज मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है इन इफेक्टिव रिलेशनशिप। एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट दैट में अराइज बिटवीन द बोर्ड एंड मैनेजमेंट सच एज डिसएग्रीमेंट्स ओवर स्ट्रैटेजी एंड परफॉर्मेंस। कोई भी डिसएग्रीमेंट किया किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्ट गवर्नेंस ने तो इससे मैनेजमेंट का जो है कॉन्फ्लिक्ट्स करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट कंटेंट, थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब कौन कौन सी थ्योरीज है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन स्टेक होल्डर, मैनेजर एंड बोर्ड, गाइडेंस इफेक्टिव गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है जो रिलेशनशिप है स्टेक होल्डर्स में, मैनेजर्स में, बोर्ड में और साथ साथ इफेक्टिव गवर्नेंस प्रैक्टिसेस में। तो ये बताया जाता है इस थ्योरीज के अंदर। तो फर्स्ट है एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी अब क्या होती है इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। एजेंसी थ्योरी पॉजिट्स दैट मैनेजर एजेंट may prioritize their interest over shareholder, leading to conflicts and agency cost. एजेंसी थ्योरी है जो बताती है कि जब एक प्रिंसिपल इसमें कौन है, शेयर होल्डर्स। ओके, प्रिंसिपल कौन है इसमें, शेयर होल्डर्स, दूसरे एजेंट मीन्स मैनेजर को अपने काम के लिए नियुक्त करता है तो उनके बीच कुछ प्रॉब्लम्स या कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। ठीक है। तो देखो जैसे कि मैं सिंपल से आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर एक कंपनी का मैनेजर ज़्यादा बोनस अर्न करने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा दे जिसमें रिस्क ज़्यादा हो तो शेयर होल्डर के पैसे का गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो यही बताती है हमारी एजेंसी थ्योरी कि जो ये शेयर होल्डर्स होते हैं उन्होंने किसको अपॉइंट किया होता है, मैनेजर्स को, और मैनेजर्स जो है उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इंटरेस्ट को लेके। ठीक है। तो एक और यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, सीईओ रिसीविंग एक्सेसिव बोनस डिस्पाइट पुअर कंपनी परफॉर्मेंस। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट थ्योरी, स्टीवर्डशिप थ्योरी। ठीक है। अब ये क्या होती है, डेफिनेशन है इसकी पहले। स्टीवर्डशिप थ्योरी सजेस्ट मैनेजर एक्ट इन शेयर होल्डर बेस्ट इंटरेस्ट, प्रायोरिटाइजिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये जो है ये बिल्कुल उसकी अपोजिट है एजेंसी थ्योरी की। ये क्या बताती है कि जो मैनेजर है वो बिल्कुल एक्ट करता है शेयर होल्डर के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए, वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए एक्ट करता है, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, बिजनेस के लिए। तो एग्जांपल है सीईओ इन्वेस्टिंग इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी। डेफिनेशन इसके, स्टेक होल्डर थ्योरी proposes corporations have responsibility to multiple stakeholder including shareholders, employees, customer and the environment. तो अब स्टेक होल्डर थ्योरी क्या कहती है हमें, एक कंपनी का गोल सिर्फ शेयर होल्डर यानी इन्वेस्टर का फ़ायदा बढ़ाना नहीं होना चाहिए बल्कि सभी स्टेक होल्डर यानी जिन जिन लोगों पर कंपनी का काम का असर पड़ता है उन सभी का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो एक क्या कहते हैं कस्टमर हो, वो एम्प्लॉयज़ हो या कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, कंपनीज प्रायोरिटाइजिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बेनिफिटिंग लोकल कम्युनिटीज। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट थ्योरी, रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी। डेफिनेशन है इसकी, रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी सजेस्ट कॉर्पोरेशन गवर्नेंस स्ट्रक्चर आर शेप्ड बाय देयर डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल रिसोर्स सच एज कैपिटल, लेबर एंड रॉ मटेरियल्स। तो इसका मतलब है जो रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी है वो क्या सजेस्ट करती है आपको कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसका शेप जो है वो किस पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल रिसोर्स पे। ठीक है, वो चाहे कैपिटल हो सकती है, लेबर हो सकती है और रॉ मटेरियल भी। ठीक है। जैसे एग्जांपल है, कंपनीज पार्टनरिंग विद सप्लायर टू सिक्योर क्रिटिकल रिसोर्सेज। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट थ्योरी, मैनेजरियल हेगेमोनी थ्योरी। इसकी डेफिनेशन क्या है, मैनेजर हेगेमोनी थ्योरी प्रोपोजेस मैनेजर डोमिनेट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग देयर इंटरेस्ट। जो मैनेजरियल हेगेमोनी थ्योरी है वो क्या प्रपोज करती है कि जो मैनेजर है वो क्या करते हैं,
मैनेजर ओरिजिनल में पूरा कंट्रोल रखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टिंग जो है वो फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती हैं। मैनेजर्स अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं और उन पर कोई प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। तो ये मैनेजर है जो मैंने थ्योरी हमें बताती है। एग्जाम्पल है जैसे सीईओ कंट्रोलिंग बोर्ड कंपोजिशन, लिमिटिंग शेयर होल्डर इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब कौन कौन से मॉडल्स है, हमने इससे पहले थ्योरीज डिस्कस की, अब हम मॉडल्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस के डिस्कस करेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल्स वेरी ग्लोबली रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट कल्चरल, economic and regulatory environment. These models shape corporate decision making, stakeholder relationship and ultimately a company's success and social impact. जो कॉर्पोरेट मॉडल्स है वो ग्लोबली इफेक्ट करते हैं, वो अलग अलग कल्चर को, इकोनॉमिक और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये जो मॉडल्स है शेप देते हैं कॉर्पोरेट डिसीजंस के और स्टेक होल्डर की रिलेशनशिप में और अल्टीमेटली अ कंपनी सक्सेस और सोशल इम्पैक्ट के ऊपर। तो फर्स्ट हमारा मॉडल है एंग्लो अमेरिकन मॉडल, जिसे हम मार्केट ओरिएंटेड मॉडल भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है प्रायोरिटाइज ए शेयर होल्डर इंटरेस्ट, फोकसिंग ऑन मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू थ्रू एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन एंड स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इसका मतलब है कि इस मॉडल में जो शेयर होल्डर है उनके इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज दिया जाता है और साथ साथ जो शेयर होल्डर की वैल्यू है, उनका जो कैपिटल है, उनको भी एलोकेशन इफेक्टिवली किया जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जैसे कि एग्जांपल में है कंपनीज लाइक एप्पल एंड गूगल प्रायोरिटाइज शेयर होल्डर्स वैल्यू। जैसे एप्पल कंपनी और जो गूगल कंपनी उन्होंने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया था। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं एंग्लो अमेरिकन मॉडल्स के। फर्स्ट है शेयर होल्डर प्राइमेसी। तो शेयर होल्डर इंटरेस्ट आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर अदर स्टेक होल्डर्स। सेकेंड है एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपका कैपिटल एलोकेशन ज़्यादा अच्छा होगा तो आपको जो रिटर्न है वो भी मैक्सिमाइज मिलेगा इन्वेस्टमेंट पर। थर्ड इज स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन डिस्क्लोजर। अगर आपका ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू इन्फॉर्म शेयर होल्डर डिसीजन, अगर आपका ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग रहेगा तो इससे शेयर होल्डर के जो डिसीजंस है उस पर भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स आर इंडिपेंडेंट टू इंश्योर ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग। जो इसमें बोर्ड मेंबर्स है वो इंडिपेंडेंट है कि वो किसी भी तरह का डिसीजन ले सके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। ओके, तो ये था हमारा एंग्लो अमेरिकन मॉडल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ एंग्लो अमेरिकन मॉडल। अब कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो फर्स्ट है शॉर्ट टर्म फोकस, प्रायोरिटाइजिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स ओवर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें बेसिकली जो है शॉर्ट टर्म पे फोकस किया जाता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे, क्योंकि 1 ईयर का प्रॉफिट्स पे आप ज़्यादातर डेली क्या कहते हैं फोकस करते हो, लॉन्ग टर्म को छोड़कर। ठीक है, सेकेंड इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, शेयर होल्डर्स में रीप मोस्ट बेनिफिट्स निगलेक्टिंग अदर स्टेक होल्डर। तो इसमें क्या होता है कि आप सिर्फ शेयर होल्डर्स की वेल्थ पर ज़्यादा क्या कहते हैं फोकस कर रहे हो और अदर जो स्टेक होल्डर्स है उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। थर्ड वन इज रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट स्कैंडल्स, ओवर एम्फेसिस ऑन प्रॉफिट कैन लीड ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस। जिस यहाँ पर आपका कॉर्पोरेट में रिस्क ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस है उसके भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, फोर्थ इज लैक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की काफ़ी कमी देखी जा रही है क्योंकि कंपनीज जो है वो निगलेक्ट कर रही है सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तब हम बात करते हैं सेकंड हमारा मॉडल कॉन्टिनेंटल यूरोपियन मॉडल, जिसे हम स्टेक होल्डर ओरिएंटेड मॉडल भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन प्रायोरिटाइजेज द इंटरेस्ट ऑफ मल्टीपल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, कस्टमर एंड द एनवायरनमेंट टू अचीव लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो इस मॉडल में कहा जा रहा है कि जो है हम मल्टीपल स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को फोकस कर रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, कस्टमर हो या कोई भी इन्वायरमेंटल पर्सन हो उसके, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के भी ऊपर फोकस किया जाता है इस थ्योरी के अंदर। एग्जाम्पल है कंपनीज लाइक Volkswagen and Siemens prioritize stakeholder interest. Now move on to characteristics of continental European model. कब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। स्टेक होल्डर इंक्लूसिविटी, मल्टीपल स्टेक होल्डर इंटरेस्ट आर कंसिडर्ड इन डिसीजन मेकिंग।
तो इसमें है डिफरेंट टाइप्स के स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका जो है इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड किया जाता है डिसीजन लेने में। सेकेंड है लॉन्ग टर्म फोकस, प्रायोरिटाइजिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ओवर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के ऊपर ना फोकस करके हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं। थर्ड इज सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कंपनीज है वो प्रायोरिटाइज करती है सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर, ठीक है। फोर्थ इज कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, स्टेक होल्डर आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसमें जो है स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन लेने के लिए कंपनीज के अंदर, ठीक है। तो जिससे कोलैबोरेट बना रहता है बिजनेस में। अब इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं कॉन्टिनेंटल यूरोपियन मॉडल्स के। तो फर्स्ट है इसका कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। अगर हम डिफरेंट स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट लेंगे तो इससे कॉन्फ्लिक्टिंग होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सेकंड इज डिफिकल्टी इन मेजरिंग परफॉर्मेंस, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस अक्रॉस मल्टीपल स्टेक होल्डर इंटरेस्ट कैन बी चैलेंजिंग। इसमें क्या है परफॉर्मेंस को मेजर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है हर स्टेक होल्डर्स के, क्योंकि हर स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंग उनको मेजर करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है बिजनेस के लिए। थर्ड इज रिसोर्स एलोकेशन चैलेंजेस, जो एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू मीट मल्टीपल स्टेक होल्डर इंटरेस्ट कैन बी डिफिकल्ट। यहाँ पर क्या हो जाता है कि हमारे पास डिफरेंट स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट रहते हैं, जिससे हमें रिसोर्स को किस जगह यूटिलाइज करना है वो चैलेंज हो जाता है, ठीक है, कि हम कैसे रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ। फोर्थ इज पोटेंशियल फॉर स्टेक होल्डर एक्टिविज्म, स्टेक होल्डर में बिकम एक्टिविस्ट इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग। जो स्टेक होल्डर अगर हम उन्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करेंगे तो इससे क्या होता है कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं क्रिएट, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट मॉडल है जापानीज मॉडल, जिसे हम नेटवर्क ओरिएंटेड मॉडल भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। एम्फेसाइजेस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड कॉपरेशंस बिटवीन कंपनीज टू अचीव म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड शेयर्ड सक्सेस। तो जापानीज मॉडल का मतलब है कि जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मैनेज किया जाता है कंपनीज के बीच में, ठीक है, ताकि म्यूचुअल बेनिफिट्स रहे और साथ ही साथ जो शेयर्ड है वो भी सक्सेस जो है वो भी शेयर किया जा सके। जैसे एग्जांपल में है टोयोटा एंड होंडा प्रायोरिटाइजेज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, ठीक है। इसमें क्या करती है कंपनीज जो है वो खुद रिलेशनशिप्स बनाती हैं और म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, यानी कि दोनों को बेनिफिट्स मिले उससे और जो सक्सेस है दोनों को शेयर कर हो सके। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फर्स्ट है जापानीज मॉडल का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। कंपनीज प्रायोरिटाइज बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद सप्लायर्स एंड पार्टनर्स। जो कंपनीज है वो क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाती है सप्लायर्स और पार्टनर्स से, जिससे उनका काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप मैनेज हो जाता है। सेकेंड इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपनीज वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स। जो कंपनीज है वो एक साथ मिलकर वर्क करती है एक कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए। थर्ड इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंपनी प्रायोरिटाइज सोशल एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो कंपनी होती है दोनों सोशल और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस करती हैं। फोर्थ इज स्टेक होल्डर इंक्लूसिविटी। मल्टीपल स्टेक होल्डर इंटरेस्ट आर कंसिडर्ड इन डिसीजन मेकिंग। और इसमें जो है मल्टीपल स्टेक होल्डर का जो इंटरेस्ट है वो कंसिडर किया जाता है डिसीजन मेकिंग में। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है जापानीज मॉडल की। फर्स्ट लिमिटेशन है लिमिटेड कंपटीशन। क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज कैन लिमिट कंपटीशन। जो इसमें क्लोज रिलेशनशिप होने से जो है कंपनीज जो है कंपटीशन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है और लिमिटेड हो जाता है। इनएफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। कोऑपरेटिव गवर्नेंस कैन लीड टू स्लो डिसीजन मेकिंग। जो अगर हम डिसीजन मेकिंग को भी काफ़ी स्लो कर देते हैं, अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यूज़ कर रहे हैं तो दोनों कंपनीज के डिसीजन के बाद ही आप कोई डिसीजन ले सकते हो। थर्ड इज रिस्क ऑफ ग्रुप थिंक। कंपनीज में प्रायोरिटाइज कंसेंसस ओवर क्रिटिकल इवैल्यूएशन। जो इसमें ग्रुप थिंक है उसका रिस्क ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि आप इसमें क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हो। डिपेंडेंस ऑन नेटवर्क। कंपनीज में रियली रिलेट टू हैवली ऑन देयर नेटवर्क। जो कंपनीज होती है वो हैवली किन पे डिपेंडेंस रहती है अपने नेटवर्क सिस्टम पर, जिससे वो क्या करती है काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर जाती है, जो कि एक लिमिटेशन है जापानीज मॉडल का। नाउ नेक्स्ट हमारा मॉडल है इंडियन मॉडल। इंडियन मॉडल में क्या है फर्स्ट हमारा है हाइब्रिड मॉडल, जिसे इंडियन मॉडल को ही हम हाइब्रिड मॉडल भी कहते हैं।
इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ मार्केट ओरिएंटेड एंड स्टेक होल्डर ओरिएंटेड मॉडल्स विद अ फोकस ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस। जो इंडियन मॉडल है वो क्या कंबाइन करता है कि मार्केट ओरिएंटेड और स्टेक होल्डर ओरिएंटेड मॉडल्स को कंबाइन किया जाता है, जो फोकस करता है किस पे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस पर। बेसिकली इसमें मार्केट का ओरिएंटेड और स्टेक होल्डर का ओरिएंटेड मॉडल्स जो इन दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है हमारा इंडियन मॉडल, जो फोकस करता है किस पे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन पे। जैसे एग्जांपल में है कंपनीज लाइक टाटा एंड इन्फोसिस प्रायोरिटाइज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बारे में जानते हैं इंडियन मॉडल का। फर्स्ट है मिक्स्ड ओनरशिप, कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप। इसमें क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट ओनरशिप का कॉम्बिनेशन रहता है, जिसे हम मिक्स्ड ओनरशिप भी कहते हैं। सेकेंड इज गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कंपनीज मस्ट कंप्लाई विद गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड गाइडेंस। कंपनीज जो है इस गवर्नमेंट रेगुलेशंस के साथ, उनकी गाइडलाइंस के साथ वर्क करती है, इसलिए गवर्नमेंट रेगुलेशंस कहा गया है यहाँ पर। थर्ड इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनीज प्रायोरिटाइज सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो कंपनीज होती है वो सोशल एंड एनवायरमेंटल दोनों पर फोकस करती है, इसीलिए इसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा गया है। स्टेक होल्डर इंक्लूसिविटी, मल्टीपल स्टेक होल्डर इंटरेस्ट आर कंसिडर्ड इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर भी जो मल्टीपल स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट को कंसिडर किया जाता है इन डिसीजन मेकिंग। नाउ लिमिटेशंस ऑफ इंडियन मॉडल। अब इंडियन मॉडल के क्या क्या लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट है ओवर रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशंस कैन लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन। जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस है वो क्या करती है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम कर देती है, लिमिटेड लगा देती हैं, जिससे इनोवेशंस के और ओवर रेगुलेशन जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। सेकेंड इज करप्शन, गवर्नमेंट रेगुलेशन कैन लीड टू करप्शन एंड रेंट सीकिंग। जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है उससे क्या होता है, करप्शंस के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। थर्ड इज इनएफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, मिक्स्ड ओनरशिप एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन कैन लीड टू स्लो डिसीजन मेकिंग। मिक्स्ड ओनरशिप्स की वजह से जो डिसीजन मेकिंग है वो स्लो हो जाती है, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस। डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट, कंपनीज में रिलाई टू हैवली ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट। जो इस पे कंपनीज हैं वो ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंस हो जाते हैं, जो कि एक लिमिटेशन शो करती है। ठीक है, तो ये था हमारे लिमिटेशंस ऑफ इंडियन मॉडल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कौटिल्य अर्थशास्त्र एंड इट्स रिलेवेंस टू गवर्नेंस। अब कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में जाएंगे और इससे गवर्नेंस से क्या इनका रिलेवेंस है। तो कौटिल्य एंड हिज अर्थशास्त्र। कौटिल्य ऑल्सो नोन एज चाणक्य was an Indian expert, economist, strategist and advisor to Emperor of Chandragupta Maurya. He wrote the Arthashastra, an ancient Indian treatise on politics, economics, leaderships and governance. जो कौटिल्य है उन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, जो इंडियन एक्सपर्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे और स्ट्रेटजिस्ट थे और एडवाइज़र थे किनके, एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य के। उन्होंने अर्थशास्त्र भी लिखा था और इन एशियंट इंडियन टेरिटाइज वो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और लीडरशिप्स और गवर्नेंस में भी पार्ट ले चुके हैं। ठीक है, इट गाइड लीडर्स ऑन इफेक्टिव गवर्नेंस। इन्होंने गाइड भी किया लीडर्स को इफेक्टिव गवर्नेंस के रिगार्डिंग, इंक्लूडिंग लीडरशिप्स के भी अकॉर्डिंग उन्होंने गाइड्स किया है। एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी और रिसोर्स मैनेजमेंट के भी अकॉर्डिंग उन्होंने काफ़ी गाइडेंस दिया। और गवर्नेंस प्रिंसिपल्स इन ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र। अब क्या क्या प्रिंसिपल्स है कौटिल्य अर्थशास्त्र के इन गवर्नेंस में। ट्रेडिशनल इंडियन आइडिया ऑफ थिंकिंग ऑन गुड लीडरशिप, गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग फॉर अ बेटर एंड पीसफुल सोसाइटी। जो ट्रेडिशनल इंडियन आइडिया था वो ये था कि हम लीडरशिप्स को ज़्यादा अच्छे से बारे में सोचे गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग में, जिससे हमारी जो सोसाइटी वो पीसफुल और बेटर रहेगी। लीडरशिप, एथिक्स एंड ड्यूटीज़। लीडरशिप्स में एथिक्स एंड ड्यूटीज़ क्या था, तो मीनिंग था हमारा लीडर्स मस्ट बी ऑनेस्ट, फेयर एंड वाइज, मेकिंग डिसीजन फॉर द ग्रेटर गुड। जो लीडर होना चाहिए वो ऑनेस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और वाइज होना चाहिए, जिससे डिसीजंस में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब इसका गवर्नेंस से क्या रिलेवेंस है, तो बिजनेस लीडर शुड लीड बाय एग्जांपल, इंस्पायरिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो बिजनेस लीडर का भी सेम यही रोल होना चाहिए इन द बिजनेस, ठीक है, कि वो फेयर ऑनेस्ट होना चाहिए और जिससे हमारा जो ट्रस्ट है वो इंक्रीज़ होगा और कॉन्फिडेंस जो है वो लोगों का इंक्रीज़ होगा। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है इसमें, लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल दे सर्व प्रोवाइडिंग क्लियर एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन। जो लीडर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें विद द क्लियर व्यू। ठीक है,
तो कंपनीज में भी रिलेवेंसी है कि कंपनीज मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर, सेम एज इन कंपनीज में भी ये होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल होना चाहिए शेयर होल्डर को, स्टेक होल्डर को, पब्लिक को, कंपनीज के बारे में। थर्ड इज लॉ इन्फोर्समेंट एंड गवर्नेंस। लॉज मस्ट बी इन्फोर्स टू प्रिवेंट करप्शन, इंश्योरिंग जस्टिस एंड स्टेबिलिटी। जो लॉ होना चाहिए वो करप्शन को रोकना चाहिए, जस्टिस को इंश्योर करना चाहिए और स्टेबिलिटी बनाए रखनी चाहिए। तो सेम एज इन कंपनीज रिलेवेंस कि कंपनीज मस्ट फॉलो लॉज एंड रेगुलेशंस रिस्पेक्टिंग द रूल ऑफ लॉ। तो कंपनीज को भी लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो करना चाहिए जिससे स्टेबिलिटी और जस्टिस बनी रहे। Stakeholder protection. Governance should protect the interest of all stakeholders including citizens and employees. जो गवर्नेंस है वो से इंटरेस्ट जो है शेयर होल्डर्स का, सिटीजन्स का और एम्प्लॉयज़ का प्रोटेक्ट करना चाहिए। सेम एज इन कंपनीज रिलेवेंस, अगर हम कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनीज मस्ट कंसिडर द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स एंड सोसाइटी प्रमोटिंग म्यूचुअल बेनिफिट्स। कि कंपनीज को जो है एम्प्लॉयज़ की नीड्स को, कस्टमर की नीड्स को, सोसाइटी को देखना चाहिए और साथ में म्यूचुअल बेनिफिट्स बनाए रखने चाहिए। इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, मीनिंग क्या है इसका? रिसोर्स शुड बी यूज वाइजली टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। जो रिसोर्स है उसे इफेक्टिवली यूज़ किया जाना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एफिशिएंसी के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो इन द रिलेवेंस ऑफ कंपनीज गवर्नेंस कि कंपनीज मस्ट मैनेज रिसोर्स इफेक्टिवली टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजिंग वेस्ट। तो कंपनीज को भी सेम एज कि इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए रिसोर्स को, ताकि हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो इंक्रीज हो सके, अचीव हो सके और जो वेस्ट है वो मिनिमाइज हो सके। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सस्टेनेबिलिटी, जो गवर्नेंस है शुड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड प्रमोट सोशल वेलफेयर इंश्योरिंग अ बेटर फ्यूचर। जो गवर्नेंस है उसे सोशल वेलफेयर को और बेटर फ्यूचर को कंसर्व करना चाहिए। In the company's relevance, companies must prioritize sustainability and social responsibility contributing the greater good. तो सेम एज कंपनीज गवर्नेंस के हमें जो सस्टेनेबिलिटी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए जिससे कंपनीज का अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा इन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 1 इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको यूनिट नंबर 2 के लेके आऊँगी। आई होप ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।